हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारे चैप्टर 2 फिजिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आइए इसमें हम लोग जो जो सवाल दिए हैं उसको हल कर लेते हैं और फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आसान कैलकुलेशन के साथ, ट्रिक्स के साथ ये चैप्टर सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले जैसे हम लोग हमेशा करते हैं एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज करते हैं। पूरा क्वेश्चन बैंक आप लोग सॉल्व करवाता हूं मैं। एलए वगैरह मैं छोड़ देता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, तो उसका यहां पर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा एलएस का, तो आप जा करके एलए को देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एलए अगर कराऊंगा तो फिर 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड नहीं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, तो जा करके देख सकते हैं। बाकी चीज़ें न्यूमेरिकल, बाकी थ्योरी क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, चलिए आइए। एमसीक्यूज में सबसे पहला क्या है? इंसेक्ट मूव्स ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ। इंसेक्ट सरफेस ऑफ वाटर पे क्यों मूव कर सकता है? मैं आपको बता चुका हूं, जो आपकी वाटर की सरफेस होती है वो रबर की तनी हुई चादर के जैसा बिहेव करती है, तो इसी वजह से जो इंसेक्ट होते हैं वो उसके ऊपर मूव कर सकते हैं। वो जो जैसा बिहेव करती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। तो वाटर की सरफेस पे क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है। ठीक है ना, चलो। वाटर ड्रॉपलेट, सेकंड क्वेश्चन। वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन फ्री फॉल ड्यू टू सरफेस टेंशन। बता चुका हूँ, लेक्चर में रिकॉर्ड किया था मैंने, क्या एक छोटी सी बूंद से आपका सर फूट सकता है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में आकर के देखिए। मुझे नहीं लगता कोई लेक्चरर जो होगा, जो किसी ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पे 27 लेक्चर रिकॉर्ड किए होंगे। 27 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए मैंने उसके ऊपर, इतना पढ़ाया आपको उसमें मैंने। ठीक है, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था, बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स हैं। ठीक है, चलिए आइए। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड क्रिटिकल टेम्परेचर इज 0। जो लिक्विड का सरफेस टेंशन होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे, वो 0 होता है। ठीक है ना, चलो भाई। उसके बाद क्या? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग जानते हैं विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 6 पाई ईटा आरवी। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा को एक साइड रखो, F/6 और ये क्या हो जाएगा? आरवी हो जाएगा। फोर्स क्या होगा? न्यूटन होगा। इसके तो कोई डायमेंशन नहीं होंगे, इसका मीटर होगा। वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। तो बताओ क्या होगा? न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ऐसे आप लोग क्या करेंगे? इसको निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। आइए मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। तो एमसीक्यू न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं? एमसीक्यू न्यूमेरिकल हैं आपके 5th, 6th और 7th। तो 3 न्यूमेरिकल जो है आप लोग के एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए। तो 5th क्वेश्चन क्या कहता है? 5th क्वेश्चन कहता है 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडाई 0.6 सेंटीमीटर एंड 0.3 सेंटीमीटर डिप्ड इन द सेम लिक्विड। ठीक है, 2 कैपिलरीज हैं, उनका रेडियस आपको दिया हुआ है 0.6 सेंटीमीटर एंड रेडियस 2, यानी सेकेंड कैपिलरी का जो रेडियस है वो है 0.3 सेंटीमीटर। दोनों को सेम लिक्विड में डिप किया गया, तो कितनी हाइट तक लिक्विड राइज हो जाएगा, यही पूछा है। तो आपको मैंने पढ़ाते टाइम बताया था कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ज्यूरिन्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? ज्यूरिन्स लॉ। तो ये ज्यूरिन्स लॉ है। तो अगर ये ज्यूरिन्स लॉ है तो क्या होगा? H1/H2 इज इक्वल टू क्या होगा? R2/R1। क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है तो अपने को रेशियो ही तो निकालना है। तो क्या होगा? H1/H2 जो होगा वो क्या होगा बताओ? 0.3 अपॉन क्या होगा? 0.6। 10⁻⁻1 कैंसिल हो जाएगा। 3/6 इज 1/2। 1/2 आंसर है, बी ऑप्शन बनेगा आपका। ठीक है, छठा एमसीक्यू क्या है? छठा एमसीक्यू कहता है द एनर्जी स्टोर्ड इन सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड टेंशन इज इक्वल टू 0.04 न्यूटन पर मीटर। एनर्जी स्टोर्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे आप लोग? आप लोग जानते हैं कि टेंशन का फॉर्मूला क्या है? dW/d है, ये फॉर्मूला है। यही एनर्जी, जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी स्टोर होगी। तो DE अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? TDA करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों बोला है सोप बबल, सोप बबल में कितने होते हैं? 2 सरफेसेस, तो 2T आ जाएगा। आपको बता चुका हूं मैं पहले भी। तो 2 इंटू टेंशन कितना बताइए? टेंशन है 0.04 सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एरिया DA कितना दिया हुआ है ये अपने को पता नहीं, लेकिन अपने को डायमीटर दिया गया। डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा? एरिया होगा 4πr²। आप बोलेंगे DA है, अरे 0 एरिया से वो स्फीयर बनाया है तो 4πr² - 0, A2 - A1 लिखा है मैंने। तो 2 इंटू 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना है? 3 इंटू 10⁻² द होल स्क्वायर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। आंसर कितना आएगा? 0.9 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे जो है नेक्स्ट पार्ट
6 MCQs करा दिए आपको। अब 7th MCQ पे चलते हैं। 7th MCQ हमारा क्या कहता है, ठीक है, चलिए। तो 7th MCQ हमारा क्या कहता है? 7th MCQ कहता है टू स्टोन्स विद रेडाई 1:2 falls from a great height through atmosphere the terminal velocities are in the ratio। दो स्टोन्स हैं, दोनों को बहुत ऊंचाई से क्या कर दिया गया है, ड्रॉप किया गया है, तो और रेडियस का रेशियो है 1:2। तो आपको बोलता है उनकी टर्मिनल वेलोसिटीज का रेशियो निकालो। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ? 2/9 फिर r² रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड डिवाइड बाई ईटा इंटू जी, ये फॉर्मूला है। ये सब कांस्टेंट है, यहाँ पर सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा, ठीक है ना। मीडियम से में तो ईटा कांस्टेंट है, आपका जो ड्रॉप है वो ये लिक्विड उसका डेंसिटी कांस्टेंट, उसके बाद जो आपका मीडियम है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट, उसके बाद जी कांस्टेंट, 2/9 कांस्टेंट, बचेगा क्या? आपका टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? r²। तो v1/v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r1/r2 द होल स्क्वायर। r1/r2 क्या होगा बताओ जरा? 1/2 द होल स्क्वायर, 1/4, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलो भाई, तो ये भी आपको बता दिया मैंने, एकदम आसान है। कौन सा है आपका? बी ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारे MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग VACQs पे जाएंगे। तो हमारा 1 मार्क ईच वाले जो सवाल हैं, आइए उसको देखते हैं, VACQs। तो VACQ में क्या है? सबसे पहले व्हाट इज अ सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या होता है? सरफेस फिल्म लिक्विड की सरफेस का वो लेयर होता है जिसकी थिकनेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की रेंज के बराबर होता है। समझ में आ गया? डेफिनेशन आपको मिल चुका है, आपको मिल जाएगा। आपको ऐप भी बता दिया हूँ मैंने, कौन से ऐप पे जो है आपको सोल्यूशंस मिल रहे हैं। तो पूरा रिटर्न फॉर्मेट में तो यहाँ लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है। आपको बता दिया मैंने कि बेसिकली क्या होता है, आपका लिक्विड की सरफेस की वो लेयर जिसकी थिकनेस कितनी होगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के रेंज की थिकनेस होती है, उसी को सरफेस फिल्म कहते हैं। व्हाट आर कोहेसिव फोर्सेस? दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। व्हाट विल बी द शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस फॉर ऑप्टिक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? जब भी ऑप्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, तो ये देखो, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा? ऑप्ट्यूज है, तो ऑप्ट्यूज है तो सरफेस का जो मेनिस्कस का शेप कैसा है? कॉन्वेक्स है। कैसा शेप है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो, ये बता दिया आप लोगों को मैंने। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे क्या है इसके बाद। अ स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ एरिया 4th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन इट फॉल्स विद अ टर्मिनल वेलोसिटी थ्रू अ विस्कस मीडियम? 0। नेट वेट क्या हो जाएगा उसका? 0। क्यों? ऊपर के जो अपवर्ड फोर्सेस है वो डाउनवर्ड फोर्सेस को क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। बता चुका हूं आप लोगों को मैं, जब क्या करता है टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुका है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है ना वो, अब वो एक्सेलरेट नहीं होता है। बताया था मैंने, कोई ऑब्जेक्ट को या कोई ड्रॉप को आप क्या करो, ऊपर से वो क्या करें, नीचे गिराओ, तो होता क्या है बेसिकली, वो गिरते गिरते क्या पहले तो एक्सेलरेट करेगा, उसके बाद क्या करेगा? टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा। क्यों? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो जो नेट वेट उसका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इसको ऐसे डिजाइन नहीं किया होता तो आपके सर फट जाते हैं। आपके ये जो सीलिंग होती है, बताया था मैंने, सीलिंग में क्या करता? होल करके आपके सरों पे गिरने लगते हैं वो, ठीक है ना। चलो भाई, तो बहुत ही सिस्टमैटिकली डिजाइंड है सारी चीजें। 5th क्वेश्चन क्या है? अ स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर मेटल प्लेट है जिसका एरिया कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूव्स पैरेलल टू अनदर प्लेट। एक दूसरी प्लेट के पैरेलल वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ऐसे यहाँ पर एक दूसरी प्लेट है, उसी के पैरेलली क्या कर रहे हैं लोग? मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत कम डिस्टेंस है, ये समझाने के लिए आपको बताया बस मैंने, बहुत कम डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक है। जैसे वो कवर स्लिप्स नहीं होती है बायोलॉजी की लैब में, तो वैसे ही 2 प्लेट से समझ लो। यहाँ पर मेटल की प्लेट दिया है, तो अब मेटल की प्लेट इमेजिन कर लो, समझ में आ गया? ऐसा है, ठीक है। पैरेलल टू ईच अदर विद अनदर प्लेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोथ प्लेट्स आर इमर्स्ड इन वाटर। दोनों प्लेट्स को क्या कर दिए? पानी में इमर्स कर दिया गया, यानी इनके बीच में भी पानी, ऊपर आजू बाजू सब जगह पानी होगा, ठीक है। विस्कस फोर्स दोनों के बीच में कितना है? 209, ठीक है। आपको बोलता है विस्कोसिटी कितनी है? 0.01 पॉइस, ठीक है, सीजीएस यूनिट। डिस्टेंस उनके बीच में क्या होगा? उनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? फोर्स का फॉर्मूला बताया था मैंने, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, ये आपको बताया था मैंने। तो आपको फोर्स पता है कितना है? 200। आंसर देखो किसमें दिया हुआ है, आंसर सेंटीमीटर में है, मतलब कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ईटा कितना है? 0.01 मल्टीप्लाइड बाई एरिया कितना है? 100 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, वैसे ही रहने दो। उसके बाद डीवी बाई डी एक्स वेलोसिटी, यही वेलोसिटी है उसकी, 10 डिवाइड बाई डी एक्स अपने को निकालने का है। 1 2, समझ आ रहा है? तो क्या बचेगा बताओ? आपके पास बचेगा, ये आ जाएगा डी एक्स यहाँ पर,
ये 10⁻², ये 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपके पास 0.5, 1/2 इज 0.5, ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻1, तो वही आएगा 0.05 सेंटीमीटर, सही आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको मैंने इतना सिंपल कैलकुलेशन करके दे दिया, आंसर मैंने देख लिया सेंटीमीटर में है, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी सीजीएस यूनिट्स में दिए गए हैं। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है ये उसको देखते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स ऑफ वाटर इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.1 सेंटीमीटर, कैलकुलेट वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, dv बाय dx। व्हाट इज dv, व्हाट इज dv, वेलोसिटी कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है उनके बीच में 0.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, 10⁻⁻1 ये गया, ऊपर जाके क्या हो गया 10⁻1 हो गया, और ये पर सेकेंड हो गया, तो 80 पर सेकेंड आ जाएगा ये। ठीक है, 6। उसके बाद 7th क्या है, वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 20 mm इन अ कैपिलरी ट्यूब। एक आपकी कैपिलरी ट्यूब में वाटर कितना राइज हो जाता है, वाटर राइज हो जाता है आपका 20 mm, कितना राइज हो जाता है 20 mm, तो आपका हाइट है। ठीक है, आपको बोलता है रेडियस इज मेड 1/3 ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, तो R2 इज R1/3, जो भी शुरुआत में रेडियस था अब उसको क्या कर दिया गया, ये जो आपके कैपिलरी का रेडियस है उसको 1/3 कर दिया गया। अब कितना पानी चढ़ेगा ये आपको पूछा है, फिर से वही कहानी रिपीट किया है। क्या रिपीट किया है कहानी, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो बताइए क्या होगा, H1/H2 क्या होगा, R2/R1 होगा। R2/R1 क्या होगा बच्चों बताओ, R2/R1 इज 1/3, देखो R1 को यहाँ पे जो तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर H1 कितना है बच्चों, H1 कितना है 20 mm है, डिवाइड बाय H2, और ये क्या हो जाएगा 1/3, तो H2 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 60 mm हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी अब वो 60 mm तक ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, चलो भाई, क्योंकि रेडियस कम करने से क्या होगा, रेडियस कम करने से उसकी हाइट बढ़ जाएगी, जितनी हाइट तक वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, यही है ज्यूरिन्स लॉ, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी है। ठीक है, हो गया, अभी SAQ भी कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, हमारा SA1 करेंगे। तो SA1 क्या हमारा 2 मार्क्स ईच, तो 2 मार्क्स ईच वाले सवाल देखिए। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, इरोटेशनल होता है, और नॉन विस्कस होता है, और उसके बाद आपका स्टीडी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो 4 पॉइंट्स लिखने का बच्चों, बस क्या है, इरोटेशनल होता है, एडीज फॉर्म नहीं होते उसके अंदर, इरोटेशनल होता है। अगर कुछ भी और ज़्यादा याद नहीं आ रहा है टेक्स्ट बुक में जितना लिखा है, एटलीस्ट ये 4 याद करके जाना। ठीक है, इरोटेशनल होता है, उसके बाद आपका इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी डेंसिटी उसकी कांस्टेंट रहती है, डेंसिटी नहीं चेंज होती। इसके बाद नॉन विस्कस होता है, विस्कोसिटी नहीं होती है, और उसके बाद जो है 4th पॉइंट आपका स्टीडी होता है, मतलब उसके अंदर टर्बुलेंस नहीं आता है। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो ये इतने आसान से पॉइंट है, वो आपको मैंने बता दिया। क्लियर हो गया, चलो भाई, तो ये पॉइंट्स आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये हो गया है। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सेकंड, ये आपका कंपेयर स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, अगर आप वो टारगेट का सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े पॉइंट्स दिए हैं, तो मैं उसको शॉर्ट करके देता हूँ आप लोगों को। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बहुत सिंपल वाले पॉइंट्स बता देता हूँ। तो स्ट्रीमलाइन और आपका यहाँ पर टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद वो टर्बुलेंट हो जाता है, तो टर्बुलेंट क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है ना, इसके बाद क्या, ये जो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इसमें विस्कोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है जब मैं पढ़ा रहा था, अगर नहीं पता है तो अभी याद कर लेना है इसको। विस्कोसिटी प्लेस ए डोमिनेंट रोल, विस्कोसिटी क्या करती है, एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है, और यहाँ पर डेंसिटी जो होती है वो क्या करती है, डोमिनेंट रोल प्ले करती है, प्लेज अ डोमिनेंट रोल, लिख लेना उसको। ठीक है ना, इसके बाद क्या, यहाँ पर जो आपका क्या है, फ्लो जो है वो रेगुलर होता है, फ्लो इज रेगुलर एंड ऑर्डरली,
क्या वर्ड है, ऑर्डरली, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, इसमें होगा फ्लो इज इर्रेगुलर एंड डिसऑर्डरली, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए और चौथा पॉइंट बता देता हूँ, ये 4 पॉइंट लिखने हैं। तो चौथा पॉइंट जो है इसके अंदर क्या आ सकता है, दे कैन नेवर फॉर्म एडीज। एडीज मतलब क्या, इनमें भंवरे नहीं आ सकते कभी भी, तो बिल्कुल क्या करते हैं, सीधा सीधा चलते हैं, भंवरे नहीं आ सकते। और इसके बाद क्या यहाँ पर क्या आएगा, दे कैन फॉर्म एडीज, रोटेशनल मोशन इनमें हो सकता है और ये एडीज यानी भंवरे फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इतने बड़े बड़े आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है जो डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, ये 4 पॉइंट बस याद करो, 2 मार्क्स आपके पक्के हैं, कोई नहीं काटेगा आपके मार्क्स। समझ में आ गया, कोई काटेगा तो मेरे को पूछो, मेरे को बुला लेना, ठीक है। चलो भाई, कोई गलत पॉइंट नहीं लिखा है आपने, सब सही पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। चलो भाई, ज़रूरी थोड़ी है जो टारगेट और नॉन में लिखा है वही लिखने का है, सही लिखने का है, ये ज़रूरी है, समझे। जो बुक में लिखा है वही लिखने का ज़रूरी नहीं है, सही लिखने का ये ज़रूरी है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब डेफिनेशन तो आप लोग लिख ही लोगे, वो जो डेफिनेशन जो दिया वही लिखना पड़ेगा भाई। तो डेफिनेशन समझा देता हूँ मैं सरफेस टेंशन का। अगर आपके पास कोई लिक्विड की सरफेस है, ऐसे है, और यहाँ पर आपने एक लाइन खींची, तो इसके दोनों साइड से क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को खींचेंगे, क्योंकि लाइन पे भी जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो क्या है, वो भी वाटर के ही मॉलिक्यूल्स है या लिक्विड के ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये दोनों साइड से खींचेंगे, तो उसके पर यूनिट लेंथ में फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है उसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो आप क्या करो, जो आपकी लिक्विड है उसकी सतह पर, उसकी सरफेस पे क्या करो, एक इमेजिनरी लाइन खींचो। वो जो लाइन पे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनको दोनों साइड के मॉलिक्यूल्स खींचेंगे, तो लाइन के हर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स है उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, हर यूनिट लेंथ पे जितना फोर्स है वही क्या है आपका सरफेस टेंशन। और उसके बाद और एक क्या, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, अगर कोई सॉलिड कोई लिक्विड के कॉन्टैक्ट में है, ऐसे है, या जैसे मर्क्यूरी ग्लास या आपका केरोसिन ग्लास एक्सेट्रा, तो ये इसके मेनिस्कस को टेंजेंट और ये सरफेस को टेंजेंट, इनके बीच में जो एंगल बनता है इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं समझा रहा हूँ, याद आ रहा टेक्स्ट बुक से या वो आपको जो सोल्यूशन मिल रहे हैं उसमें से आप कर सकते हैं। ये आपके सरफेस को टेंजेंट और मेनिस्कस को इसको मेनिस्कस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेनिस्कस बोलते हैं। तो ये मेनिस्कस को टेंजेंट और सरफेस को टेंजेंट, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। चलो, तो डेफिनेशन आप जा करके याद कर सकते हैं। चलिए आइए। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm। राइज ऑफ वाटर मतलब h निकालना है। उसके बाद रेडियस ऑफ द कैपिलरी कितना दिया हुआ है, 0.1 mm दिया हुआ है। उसके बाद सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है, 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको निकालना नहीं है, सॉरी दिया हुआ है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री। डेंसिटी दी गई है, h आपको निकालना है, डेंसिटी दी गई है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और g का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h निकालना है, h का फॉर्मूला क्या है, एसेंट फॉर्मूला h = 2t cos θ अपॉन ρRg। समझ में आ गया एसेंट फॉर्मूला। तो इसका मैं आप लोगों को लिंक तो दे ही दूंगा, जब आप लोगों को क्या करना है, हाँ आगे जा करके है ये एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, तो उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जा करके वो लेक्चर देख लीजिएगा। 2 की स्पीड पे देखिए, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, 2t cos θ अपॉन ρRg, 2 × t कितना है, 7 × 10⁻² डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय cos 0 डिवाइड बाय डेंसिटी कितना है 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना है 0.1 × 10⁻³ g का वैल्यू मैं 10 मान लेता हूँ, ठीक है, 10 मान लिया मैंने। तो अब ये क्या होगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 10⁻³ 10⁻+3 कैंसिल, 10⁻⁻1 10⁻+1 ये भी खत्म हो गया, तो बचेगा क्या, 7 × 14 × 10⁻² cos 0 = 1, यानी 0.14 के आसपास कुछ आंसर होना चाहिए, 0.14 के आसपास, हाँ 0.1428 मीटर। कौन सा क्वेश्चन है ये, फोर्थ क्वेश्चन है ऐसे 1 का, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी आपको बता दिया मैंने। अब उसके बाद जो है फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना आसान सा कैलकुलेशन है, अच्छा ही नहीं है सवाल में, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर कैपिलरी को आप क्या करेंगे, डिप करेंगे कोई लिक्विड में, तो उसमें पानी चढ़ जाता है। मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ सारी चीज़ें, लिंक दे दूंगा, जा करके देखो। अगर नहीं समझ में आया है तो वो लेक्चर देखोगे, पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है कैपिलरी राइज, एसेंट फॉर्मूला क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विद डेरिवेशन मैंने डिटेल में पढ़ा है। फिफ्थ क्वेश्चन, रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस कितना है 0.3 mm। उसके बाद फॉल्स थ्रू एयर विद अ टर्मिनल वेलोसिटी
ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद विस्कोसिटी ऑफ एयर, विस्कोसिटी कितना है 18 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वेयर। विस्कस फोर्स निकालना है बच्चों, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है 6 पाई ईटा आर वी। तो कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने वाला सवाल है। 6 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय ईटा कितना है 18 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है 0.3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी है 1। क्लियर हो गया, सीधा मल्टीप्लिकेशन करो आंसर लिख दो, ठीक है ना। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, और इसको क्या ही सॉल्व कराऊँ मैं, मल्टीप्लाई करके आंसर चेक कर लो, उसका निकाल लो। 2 soap bubbles have radius in the ratio 2:3। 2 soap bubbles हैं, इनका रेशियो क्या है 2:3, और आपको वर्क डन इन ब्लोइंग द ब्रीज बबल्स निकालनी है। जाना तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, मतलब ठीक है। चलिए, तो मैं कहाँ पर था, यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन दिया हुआ ये है कि आपके पास 2 सोप बबल्स हैं, दोनों को क्या कर दिया गया, ब्लो किया गया। तो उनके रेडियस का जो रेशियो है वो R1 और R2 जो दिया हुआ है 2:3 है। तो आपको पूछा है कि वर्क डन को कंपेयर करना है, कंपैरिजन का बेस्ट तरीका क्या है, रेशियो लेना। तो आपको वर्क डन का रेशियो लेना है, यानी फर्स्ट बबल को फुगाने में कितना वर्क हुआ, सेकेंड बबल को फुगाने में कितना वर्क हुआ, दोनों बबल को फुगाने में जो वर्क हुआ उनका रेशियो ले लो। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, वर्क डन कितना होता है बबल को फुगाने में, उसका फॉर्मूला क्या है T इंटू डी ए, यही फॉर्मूला है ना, DW बाई डी ए इक्वल्स टू क्या होता है T, यही तो फॉर्मूला है, वही तो लिखा है मैंने। 2 सरफेस होती है, इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई किया है। लॉजिक समझा चुका हूँ मैं लेक्चर में, नहीं पता है तो अभी याद रखो उसको। बबल वाले केस में, सोप बबल वाले केस में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2T इंटू डी ए क्या होगा A2 माइनस A1। लेकिन शुरुआत में तो उसका एरिया 0 था, बबल था ही नहीं तो एरिया 0 था। बाद में कितना हो गया, वो स्फीयर बन गया तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा 4πr², वही लिखा है मैंने 4πr²। तो एक बबल की बात कर रहा हूँ तो 2, ये दोनों का टेंशन कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा r²। समझ में आ गया। तो उसको फिर अपन ने W1/W2 करके R1/R2 का वैल्यू पुट किया और इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो अपने ऐसे ऐसे 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ऐसे 2 पर जाएंगे। ऐसे 2 क्या हमारा, तो हमारा ऐसे 2 है वो क्या कहता है, ऐसे 2 में जो सबसे पहला है फिनोमेनन ऑफ सरफेस टेंशन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसका मैं लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, तो वहां पर आप जा करके देख लीजिए। वो इनटू 2 की स्पीड पे देखिए, आपका जल्दी से कवर हो जाएगा। बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने उसको। ठीक है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जा करके इसको देख लीजिएगा। 2 सवाल यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं, तो जहाँ पर हम हमारा टाइम बचा सकते हैं वहाँ पर हम बचा रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ें पढ़ा चुके हैं वापस से मतलब करा के मतलब नहीं है, अभी 1-1 घंटे जाएगा उसको पूरा समझाने के लिए। ठीक है, चलो भी। तो स्टेट स्टोक्स लॉ इन गिव 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग दी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। स्टोक्स लॉ आपको बताना है। स्टोक्स लॉ क्या होता है, अगर कोई आपके पास मीडियम है, विस्कस मीडियम है,
उसमें कोई स्फीयर क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस पर कितना विस्कस फोर्स लगेगा, तो इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका विस्कोसिटी होता है। ठीक है ना, यही स्टोक्स लॉ है। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, एक स्फीयर आपके पास है जो कोई विस्कस मीडियम में या कोई मीडियम में फॉल कर रहा है, तो उस पर जो विस्कस फोर्स लगेगा वो उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसकी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपका स्टोक्स लॉ है। स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, वो जो आपको मैंने ऐप बताया उसमें स्टेटमेंट है, आप जाकर के उसको याद कर सकते हैं, वहाँ से मतलब समझा दिया आपको मैंने। उसी में एक और सवाल है, गिव 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो 2 फैक्टर बता दो। कौन से सॉलिड और लिक्विड कॉन्टैक्ट में है, यानी कौन सा पैर जो कॉन्टैक्ट में है सॉलिड लिक्विड का, उस पर डिपेंड करता है, इंप्यूरिटीज पर डिपेंड करता है। एक कौन से सॉलिड लिक्विड कॉन्टैक्ट में है उस पर डिपेंड करता है, दूसरा इंप्यूरिटीज है कि नहीं है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स हो गए। तो 4th से जो है हमारा वो है न्यूमेरिकल्स। तो आइए न्यूमेरिकल्स करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm कोलेस मतलब कंबाइन into a single drop, find the change in surface energy, surface tension of water is। ठीक है, चलो भाई। तो 27 ड्रॉपलेट्स, ऐसे छोटे 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 कितने ड्रॉपलेट्स, 27 ड्रॉपलेट्स, 27 ड्रॉपलेट्स, पूरे 27 नहीं बनाए, एक सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव इमेज बनाया मैंने। तो 27 ड्रॉपलेट्स क्या कर रहे हैं, एक बिगर ड्रॉप बना रहे हैं, तो 1 बिगर ड्रॉप। ठीक है ना, अब कोलेस मतलब क्या, कंबाइन। अब जब ये कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको बोलता है कि चेंज इन एनर्जी कितना आएगा। कंबाइन होंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो कितना एनर्जी रिलीज होगी एनर्जी, तो इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी में क्या डिफरेंस है वो आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे आइए उसको समझते हैं। तो उसका एक क्या तरीका है, मैं आपको बता चुका हूँ कि वॉल्यूम नहीं चेंज होता, सरफेस एरिया भले चेंज हो जाएगा। ड्रॉपलेट को जब सरफेस पर डालेंगे तो ये सरफेस पर ज़्यादा जगह लेंगे, और अगर अपन क्या करेंगे, ये बड़े से ड्रॉप को ले लेंगे तो ये कम जगह लेगा। सरफेस एरिया बदल जाता है लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलता, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, उसके अंदर जो जगह है ना वो उतनी रहेगी। समझ में, तो बताया था मैंने, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ एक स्मॉलर ड्रॉपलेट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 27 स्मॉल आर क्यूब, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, 3r हो जाएगा। बड़ा जो आपका रेडियस है, बड़े ड्रॉप का जो रेडियस है वो छोटे वाले ड्रॉपलेट के रेडियस के 3 गुना है। तो छोटे वाले ड्रॉपलेट का रेडियस कितना दिया हुआ है, देखिए रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है 0.1 mm, यानी 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये अपना क्या है, ये अपना रेडियस है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सरफेस टेंशन भी बच्चों दिया हुआ है, सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है, 0.072 न्यूटन पर मीटर, ये अपना सरफेस टेंशन दिया हुआ है। अब अपने को क्या निकालना है कि एनर्जी का चेंज कितना आया। एनर्जी का चेंज कैसे निकालते हैं बच्चों, वही जो वर्क डन में चेंज आएगा वो एनर्जी में चेंज आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टी इंटू क्या लगाऊंगा मैं, डी ए लगाऊंगा। तो यहाँ पर चेंज इन सरफेस एरिया क्या होगा बताइए, कैसे करेंगे, ये क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। तो T इंटू सरफेस एरिया पहले कितना था बाद में कितना हुआ, तो ये आप समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बड़ा सरफेस एरिया कौन है, तो बड़ा कौन सा है, ड्रॉपलेट्स का है। तो ड्रॉपलेट्स का सरफेस क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, 27 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों ऐसा, एक ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे 27 ड्रॉपलेट्स है तो 27 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये क्या आपका DW। ठीक है ना, चलो भाई, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट पार्ट, इसमें क्या है, नेक्स्ट पार्ट जो है देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर DW इज इक्वल्स टू T इंटू, ये आपका क्या है, देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 4 पाई कॉमन आ सकता है। ये क्या हो जाएगा, 27 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो T इंटू 4 इंटू 3.14, और ये अपने पास क्या है बताइए, 27 इंटू स्मॉल आर का वैल्यू कितना मिला है, स्मॉल आर का वैल्यू अपने को क्या मिला है, स्मॉल आर का वैल्यू क्या मिला है, स्मॉल आर का वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है, 0.1 इंटू 10⁻³ द होल स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना मिला है, 3 इंटू 10⁻⁴ द
होल स्क्वायर। तो ये आपके पास है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। टेंशन कितना है 0.072 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये जाएगा 27 इंटू 10⁻³ और 10⁻1 10⁻3 10⁻4 10⁻8 -9 इंटू 10⁻8। समझ में आ गया। 10⁻8 कॉमन आ सकता है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻² इंटू 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8। 27 में से 9 गया तो 18 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करके आंसर उसका लिख देना। समझ आ गया। तो इस तरीके से आपको बता दिया मैंने। ऐसे ही आप लोग की यही तो है, जितना वर्क डन होगा, वर्क डन में चेंज आएगा, उतनी ही क्या होगा, एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है ना। चलो, तो ये इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब आप लोग क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए और उसका आंसर लिख दीजिए। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन एकदम आसान कर दिया है, बस मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट छोड़ा है। आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं उसको। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है अ यू ट्यूब इज मेड अप ऑफ कैपिलरीज ऑफ बोर 1 mm एंड 2 mm रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास एक यू शेप ट्यूब है, ऐसे यू शेप ट्यूब है आपके पास। ठीक है ना। तो आपके पास एक यू शेप ट्यूब है और ये क्या कहता है, यहाँ पर देखो दोनों का रेडियस क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर पानी थोड़ा ज़्यादा चढ़ेगा, अभी बताया था मैंने, रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट। तो जितना कम रेडियस उतना हाइट ज़्यादा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास है। उसके बाद आगे क्या है, आगे क्या है, बोर का रेडियस अपने को दिया हुआ है। इसका रेडियस कितना है 1 mm है और इसका रेडियस कितना है 2 mm है। ठीक है, क्लियर हो गया। So the tube is held vertically and partially filled with a liquid of surface tension. Surface tension कितना है 49 डाइन पर सेंटीमीटर, ये surface tension है। Angle of contact कितना है 0 है। उसके बाद कैलकुलेट डेंसिटी, डेंसिटी आपको निकालनी है और दोनों के हाइट में डिफरेंस दिया हुआ है। h1 इसको मानते हैं, इसको h2 मानते हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा, आपको h1 माइनस h2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है h1 माइनस h2, 1.25 सेंटीमीटर। जी को बोला है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सभी वैल्यूज आपको दी गई हैं। h का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है बताओ, h का फॉर्मूला क्या होता है, h का फॉर्मूला होता है 2t cos θ अपॉन ρr। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है। अब इसी को h1 के लिए लिखो, टेंशन तो वही है, डेंसिटी भी वही है क्योंकि लिक्विड वही है, जी वही है, थीटा वही है, सब कुछ वही है, रेडियस बदल गया बस। यहाँ रेडियस कुछ और है, वहाँ रेडियस कुछ और है। एंड h2 लिखेंगे तो बताओ क्या होगा, h2 हो जाएगा 2t cos θ अपॉन क्या हो जाएगा रो r2g। सिर्फ रेडियस दोनों का अलग अलग है, बाकी चीज़ें तो सेम है। तो अगर मुझे h1 माइनस h2 दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, h1 माइनस h2 कर देता हूँ। क्या होगा बताओ, क्या क्या कॉमन आ जाएगा, सभी कॉमन आ जाएगा। 2t cos θ अपॉन रो जी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन r2। और आपको निकालना क्या है डेंसिटी, तो डेंसिटी को वहाँ भेज दो, h1 माइनस h2 को यहाँ भेज दो, यहाँ डेंसिटी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा h1 माइनस h2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद बचता ही क्या है 2 इंटू टेंशन कितना है 49, उसके बाद cos 0 क्योंकि 0 एंगल दिया हुआ है, ये कितना है 1.25, ये दिया है 980, ये 1 अपॉन r1 कितना दिया है 1 mm है, इंटू 10⁻³ कर लेना। ठीक है ना। नहीं, उसको मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ, 1 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। और 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इस 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये 1 अपॉन 1 इंटू 10⁻1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻1। बाकी सॉल्व वगैरह करके आप लोग क्या कर सकते हो, उसका आंसर निकाल सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 49 1 जा 49 2 0 जा 49 2 जा 98 होता है। तो अब क्या ही बच गया इसमें, कैलकुलेशन बहुत इजी है, ये आराम से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन आपसे हो जाएगा, बहुत इजी है। मैंने बहुत लास्ट तक लाके दे दिया है, आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए। अब उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद बोलता है 6th क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2a/2 मतलब एरिया 1 इज क्या होगा बताओ जरा, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ये लेंथ इंटू ब्रेड दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया 2 इज डिप्ड इन अ सोप सोल्यूशन, रेक्टेंगुलर वायर है, उसको सोप सोल्यूशन में क्या कर दिया, पकड़ के डिप कर दिया। सोप सोल्यूशन में इसको डिप करेंगे, जैसे वो नहीं होता है दिवाली और ईद के टाइम पे नहीं होता है क्या, वो आकर के खड़ा रहता है बबल भगाने वाला, वही है। सोप सोल्यूशन में क्या करो तो उसको डिप कर दो, डिप करके जैसे ही बाहर निकालोगे तो उस पर क्या है, फिल्म बन जाएगी। तो उस पर जो एरिया यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम का एरिया इतना इतना था, फ्रेम का साइज इतना इतना था, तो उसको डिप करके बाहर निकालते हैं तो सोप फिल्म फॉर्म हो जाती है, और फिल्म का जो साइज हो जाता है 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, मतलब हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको दिया गया है। कैलकुलेट द वर्क डन इन प्रोसेस, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे वर्क डन बताइए, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ मीटर दिया हुआ है। 4 इंटू क्या होगा बताओ, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, यानी 10⁻4 मीटर स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है 2T/dA। 2 क्यों आया, टेंशन का फॉर्मूला क्या है, dW/dA, बता चुका मैं आप लोग को, है ना। तो यहाँ पर 2 क्यों आया, क्योंकि 2 सरफेसेस होती हैं सर ये फिल्म में भी, मैं डेरिवेशन भी करा चुका हूँ, नहीं पता है अभी अगर तो याद कर लीजिए इसको। तो 2T/dA, 2 इंटू 3 × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई DA, मतलब क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। तो 2 इंटू टेंशन कितना है, 3 × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय एरिया 2 कितना है, एरिया 2 है 9 × 10⁻4 माइनस एरिया 1 कितना है, 4 × 10⁻4। समझ में आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई ये कितना होगा, 10⁻4, 9 - 4 कितना होगा, 5, 5 6 30, 30 ये कितना हो जाएगा, 30 × 10 कितना होगा, ये क्या है, -2 है, तो जाएगा -6, यानी 3 × 10⁻5 जूल। एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है जो दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो बचा आपका ये SA2 भी कंप्लीट हो गया। LA जो बच गया उसके तीनों लेक्चर्स उसके रिकॉर्डेड हैं, तीनों क्वेश्चंस के लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उसको इंटू 2 पे देख लीजिए, उसको आपको वहाँ पर डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और कई बच्चों का क्वेरी आ रही है, सर कुछ चैप्टर पढ़े हैं कुछ नहीं पढ़े हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्दी, आप लोग फिक्र मत करें, आप लोगों को मिलेगा वो वीडियो। मैं बहुत डिटेल में आपको एनालाइज करके दूंगा कि कौन सी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना चाहिए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो बिल्कुल पैनिक मत करें। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो अच्छे से पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।